लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज लेक्चर ऑफ SBILL। और हम लोग स्टार्टअप कर रहे थे, जल्दी से आप लोग पेज नंबर 91 में आ जाएंगे। स्टार्टअप में आज हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन स्टेप्स, कि आप अपने स्टार्टअप को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, आप अपने स्टार्टअप को गवर्नमेंट के साथ एज ए स्टार्टअप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन स्टेप क्या है। तो जल्दी से सभी कोई आ जाएंगे पेज नंबर 9191 में। व्हाट आर द रजिस्ट्रेशन स्टेप्स ऑफ अ स्टार्टअप। स्टार्टअप के आप स्टार्टअप को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी, आपको अपनी एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करना होगा, या तो LLP के फॉर्म में, या तो प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में, या तो पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस, यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी और LLP और फिर पार्टनरशिप फॉर्म। और फिर आप स्टार्टअप के लिए अप्लाई करोगे और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करोगे और फिर आपको स्टार्टअप का रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा। तो वन बाय वन करते हैं कि आपको अगर अपने स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट करना है, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपको अपनी स्टार्टअप रजिस्टर करनी है, तो सबसे पहले तो आपका बिजनेस या तो एज अ प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में होना चाहिए, या पार्टनरशिप फॉर्म, या LLP। द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू इनकॉर्पोरेट योर बिजनेस एंटिटी, जो कि या तो प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप या LLP के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, OPC क्या होती है, ये ऑलरेडी आप बहुत डिटेल में कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो, तो इसको पूरे को काट दो, काट दो, काट दो। इसको पूरे को काट दो, यहाँ से यहाँ तक पूरा काट दो, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। यहाँ क्या दिया है पता है, कि टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, OPC क्या होती है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। और कंपनी बनाने के लिए MOA बनाना पड़ेगा, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। कंपनी बनाने के पहले DST लेना पड़ेगा, डिन लेना पड़ेगा, स्पाइस प्लस फाइल करना पड़ेगा, तो जाके कंपनी बनेगी। और ये सब बात तो आपको ऑलरेडी पता है ना, कंपनी कैसे बनाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है कि कंपनी कैसे बनाते हैं, तो वो तो आपको ऑलरेडी पता है ना कंपनी कैसे बनाते हैं, तो ये यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको काट दो, उसको काट दो। ये तो आपको ऑलरेडी पता है प्राइवेट कंपनी कैसे बनाते हैं, LLP कैसे बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, अगर आपको अपना स्टार्टअप रजिस्टर करना है, तो पहले आपको या तो LLP, या तो पार्टनरशिप फर्म, या तो कंपनी बनाना होगा, प्राइवेट कंपनी। उसके बाद ये पूरा काट दो, सेकेंड स्टेप पे आ जाओ। ये था आपका स्टेप नंबर ए। स्टेप नंबर ए, इनकॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी, ये हो गया। उसके बाद आपका स्टेप नंबर बी हो जाएगा रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया। स्टेप नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड विद स्टार्टअप इंडिया। अब आपको स्टार्टअप इंडिया की या तो वेबसाइट में या तो ऐप डाउनलोड करके आपको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वंस द एंटिटी इज इनकॉर्पोरेट, एक बार आपकी एंटिटी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद बिजनेस कैन बी रजिस्टर्ड एज स्टार्टअप एंड द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीटली ऑनलाइन एंड सिंपल फॉर द यूजर्स। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट ऑनलाइन है और बहुत सिंपल है। वन नीड्स टू विजिट द स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट एंड क्लिक ऑन द रजिस्टर बटन। बहुत आपको एकदम स्पून फीडिंग कर दी है, यहाँ पर एकदम क्लियरली बता दिया है कि पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है रजिस्टर करने का। आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में जाना है, जो हम 3 दिन से जा रहे हैं। रजिस्टर का बटन दिखेगा, उसमें क्लिक कर देना। ठीक है। और उसमें अपना नाम डाल दो, फोन नंबर डाल दो, पासवर्ड डाल दो, क्लिक ऑन रजिस्टर। OTP आएगा, OTP डाल दो, फिर टाइप ऑफ यूजर बता दो, नेम एंड स्टेज ऑफ स्टार्टअप बता दो, स्टार्टअप के अलग अलग स्टेज होते हैं। फिर सारी डिटेल्स डालने के बाद स्टार्टअप इंडिया प्रोफाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है ना, वैसे आपका स्टार्टअप इंडिया प्रोफाइल क्रिएट हो गया। अब प्रोफाइल क्रिएट हो गया, अब यू कैन अप्लाई फॉर एक्सेलरेशन, incubator programs, other challenges on startup etc like e-learning program schemes। देखो अब आपका स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में प्रोफाइल बन गया। अब प्रोफाइल बन गया, अब आप बहुत सारे स्टार्टअप प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। DPIIT से आप रिकॉग्निशन ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में रजिस्टर करना है। कैसे करना है, वेबसाइट में जाना है, रजिस्टर बटन में क्लिक करना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डालना है, OTP आएगा, OTP डालो। OTP डालने के बाद आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। प्रोफाइल क्रिएट हो गया, अब आप गवर्नमेंट के स्टार्टअप प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आपका बेसिकली प्रोफाइल बन गया स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्रिएटिंग प्रोफाइल ऑन द स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट इज टू अवेल द रिकॉग्निशन फ्रॉम DPIIT। अभी आपका सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट हुआ है, सॉरी, अभी आपका सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट हुआ है स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में। अब आपको DPIIT से स्टार्टअप का रिकॉग्निशन लेना होगा। अब आपको अवेल करना होगा रिकॉग्निशन फ्रॉम DPIIT।
और वो कैसे करोगे? द रिकॉग्निशन हेल्प्स द स्टार्टअप टू अवेल वेरियस बेनिफिट्स लाइक हाई क्वालिटी आईपी सर्विसेज, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सेल्फ सर्टिफिकेशन, मतलब जो भी अपन ने बेनिफिट्स पढ़े ना पूरे ऊपर, वो सारे बेनिफिट्स लेने के लिए आपको डीपीआईआईटी से एज अ स्टार्टअप रजिस्टर करना होगा। अब रजिस्टर करने के लिए क्या करना होगा? लॉग ऑन टू योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल में लॉग इन करना। आपकी प्रोफाइल बन गई है, समझ लो इंस्टाग्राम प्रोफाइल जैसे बनती है, आपकी प्रोफाइल बन गई है। अब आपको लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के लिए आपको लॉग इन करने के बाद आपको क्लिक करना होगा, एक ऑप्शन आपको दिखेगा डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन फॉर स्टार्टअप, उस बटन में आपको क्लिक करना होगा। अंडर द स्कीम एंड पॉलिसी ऑप्शन दिखेगा, उसके अंदर आपको क्लिक करना होगा। फिर आपको गेट रिकॉग्नाइज बटन मिलेगा, वहां पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। फॉर एक एप्लीकेशन दिखेगा, वो आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑन द स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म, स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। फिर स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म में आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे कि आपकी बिजनेस की डिटेल्स, आपका फुल एड्रेस, आपके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आपके डायरेक्टर या पार्टनर्स की डिटेल, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, स्टार्टअप एक्टिविटीज, सेल्फ सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा। फिर प्लस साइन में क्लिक करके ऑन द राइट हैंड साइड फॉर्म एंटर ईच सेक्शन, आपको सारे ऑप्शंस दिखेंगे, फॉर्म भरने का पूरा फॉर्म भर देना। फिर जब आप सारे सेक्शन भर दोगे तो एक्सेप्ट कर देना और क्लिक ऑन सबमिट। तो उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म रिकॉग्निशन के लिए सबमिट कर दोगे। फिर आपको फॉर्म के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे? जैसे कि आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, आपका पैन नंबर, प्रूफ ऑफ फंडिंग, यस, पेटेंट ट्रेडमार्क डिटेल्स, लिस्ट ऑफ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशंस अगर कुछ मिला है तो, ऑथराइजेशन लेटर ऑफ द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी एलएलपी के बिहाफ में कौन ऑथराइजेशन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसका ऑथराइजेशन लेटर विच इज ऑथराइजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और एलएलपी, प्रूफ ऑफ कंसेंट लाइक पिच डेक और वेबसाइट लिंक, आपको कंसेंट लेना होगा टू गेट रजिस्टर्ड ऑफ द ओनर्स टू गेट रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। प्रूफ ऑफ आपको आपका वीडियो बना करके एक प्रूफ देना होगा कि हाँ आप स्टार्टअप हो, या वेबसाइट लिंक, ये आपको देना होगा। सो ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू अटैच along with the startup application, और once the application is made, your application number will be generated and the certificate of recognition will be issued after examining all विद इन 2 days ऑफ सबमिटिंग। 2 दिन के अंदर आपको सर रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है स्टार्टअप रजिस्टर करने का। देखो क्या करना होता है ना, पहले आपको अपनी एंटिटी बनानी होती है, या तो एलएलपी, या तो पार्टनरशिप फर्म, या तो प्राइवेट कंपनी। उसके बाद ये पूरा काट दो। फिर सेकंड, आपको ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना होता है, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में रजिस्टर करना होता है, प्रोफाइल बनाना होता है। प्रोफाइल बना लिया, उसके बाद आपको स्टार्टअप के बेनिफिट्स लेने के लिए डीपीआईआईटी के पास रिकॉग्नाइज होना होगा। उसके लिए ना आपको डीपीआईआईटी की वेबसाइट में जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप पूरा उसमें जो भी डिटेल्स है वो भरोगे। फिर उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे, फिर सबमिट कर देना, और फिर 2 दिन के अंदर आपका रजिस्टर हो जाएगा स्टार्टअप। आपको एक रिकॉग्निशन नंबर मिल जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिल जाएगा। एंड जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन मिल जाएगा उस दिन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप। मैम थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो। थर्ड पॉइंट में ये बोल रहा है कि आपको अप्लाई करना होगा डीपीआईआईटी के पास टू बी रजिस्टर्ड एज स्टार्टअप, ताकि आप ये सारे बेनिफिट्स ले पाओ। ये सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं ऊपर। ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए आपको डीपीआईआईटी को अप्लाई करना होगा टू अवेल रिकॉग्निशन ऑफ स्टार्टअप। कैसे अवेल करोगे? आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हुआ है कि आपको लॉगिन करना है अपने प्रोफाइल में, लॉगिन आईडी पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद स्कीम एंड पॉलिसी में क्लिक करना, स्कीम एंड पॉलिसी में क्लिक करने के बाद डीपीआईआईटी रिकॉग्निशन में क्लिक करना। फिर वहां से क्लिक करोगे तो स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन आएगा, फिर वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, वहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर दिए, अब फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है उस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भर के सबमिट कर दो। फिर फिफ्थ पॉइंट में आपको बोल रहा है उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके सबमिट कर दो, और फिर वो 2 दिन के अंदर वो लोग आपको रिकॉग्निशन दे देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं, आपको स्पून फीडिंग करके बताया है, यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, तो वहां से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन ऑफ डीपीआईआईटी। ठीक है दिव्या? हाँ ठीक है। मैम पार्टनरशिप का नाम रजिस्टर नहीं होता है,
ये हो सकता है क्या 2 स्टार्टअप का नाम सेम हो? नहीं, अगर आपको एज़ अ स्टार्टअप अपने पार्टनरशिप को अगर आपको अपने पार्टनरशिप को स्टार्टअप रजिस्टर करना है, तो आपको पार्टनरशिप रजिस्टर करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, तो आप कैसे स्टार्टअप रजिस्टर करोगे? उस केस में तो पहले आपको पार्टनरशिप रजिस्टर कराना होगा ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं, सेम नाम नहीं हो सकता। फिर डीपीआईआईटी नहीं देगी ना रिकॉग्निशन स्टार्टअप का, स्पेशली सेम फील्ड में। सेम प्रोडक्ट में। अलग-अलग प्रोडक्ट है तो सेम नाम फिर भी चल जाएगा, बट अगर सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट है तो सेम नाम आपको नहीं देंगे, ठीक है? यस, ये हो गया आपका, ये हो गया, समझ में आया? अब एक और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, वही फर्दर प्रोसेस दिया हुआ है स्टार्टअप सेट करने का कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है स्टार्टअप बनाते टाइम, स्टार्टअप रजिस्टर करते टाइम और क्या-क्या आपको करना पड़ता है और किन-किन बातों का आपको ध्यान देना होगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। पेज नंबर 94 में जल्दी से आ जाओ। पेज नंबर 94 में आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर स्टार्टअप। अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है अपना स्टार्टअप बनाते टाइम। सबसे पहले यू हैव टू चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर। अब आप एलएलपी बनाएं कि प्राइवेट कंपनी बनाएं कि पार्टनरशिप फर्म बनाएं, यू हैव टू चूज चूज अप्रोप्रिएट लीगल स्ट्रक्चर जो आपके लिए सुटेबल है। और आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि पार्टनरशिप मत बनाओ। आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको स्टार्टअप रजिस्टर करना है तो या तो एलएलपी बनाओ या तो प्राइवेट कंपनी, या तो एलएलपी बनाओ या तो प्राइवेट कंपनी बनाओ, ये आपको सजेस्ट किया जाता है। तो आपको सबसे पहला है कि यू हैव टू चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर। यू हैव टू चूज द राइट लीगल स्ट्रक्चर, ईदर मेक एलएलपी और प्राइवेट कंपनी। पार्टनरशिप फर्म भी बना सकते हो, बट ज्यादा प्रेफरेंस आपको प्राइवेट कंपनी या एलएलपी को देना चाहिए। उसके बाद आपको बहुत सारे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करने होंगे। वैसे तो आपको पता है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, तो स्पाइस प्लस और अजाइल प्रो के थ्रू ही आपके ये सारे रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। कौन-कौन से रजिस्ट्रेशन? अगर आपको अपना स्टार्टअप रजिस्टर करना है, तो आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, जैसे कि ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। और अगर आपने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं, तो इन स्पाइस प्लस के ही थ्रू आपको ये सारे रजिस्ट्रेशन मिल जाएँगे अलग से अप्लाई करने की। लेकिन अगर आप एलएलपी बना रहे हो, तो ये सारे रजिस्ट्रेशन आपको फिर अलग से करवाने होंगे। इसके अलावा ना आपको बहुत सारे बिज़नेस लाइसेंस भी लेने होते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे बिज़नेस लाइसेंस भी लेने होते हैं इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर स्टार्टअप। जैसे कि अगर आप फूड में बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको एफएसएसआई जैसे बहुत सारी शार्क टैंक में कंपनीज़ आती हैं, जो खाने का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कुछ फूड आइटम्स बनाते हैं, राइट? दे आर मेकिंग लेट्स से सम सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ कुकीज़ बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं। तो अगर आप फूड में बिज़नेस कर रहे हो ना, तो आपको कंपनी रजिस्टर करने के अलावा अलग से एक लाइसेंस लेना होता है जिसको अपन बोलते हैं एफएसएसएआई लाइसेंस, जो आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप, फूड सेफ्टी लाइसेंस। यस, कई बार ट्रेड लाइसेंस लेना होता है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेना होता है। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है। वो सारे जो भी अगर आप जो बिज़नेस कर रहे हो ना, कई बार उस बिज़नेस को करने के लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना होता है, तो वो सारे लाइसेंस भी आपको लेने हैं, ध्यान रखिएगा। और ये सारे रजिस्ट्रेशन तो करने हैं। अगर प्राइवेट कंपनी बनाते हो तो अलग से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, स्पाइस प्लस के थ्रू ही ये सारे रजिस्ट्रेशन हो जाएँगे। तो ये सारे आपको रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। उसके बाद आपको अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना है, ध्यान रख के। आपको बोल रहा है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू टेक केयर व्हाइल मेकिंग अ स्टार्टअप। अगर आप कोई स्टार्टअप बना रहे हो तो ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आप स्टार्टअप बना रहे हो, आप अपना यूनिक डिज़ाइन बनाओगे, यूनिक इन्वेंशन करोगे, यूनिक अपना ब्रांड नेम रखोगे, तो आप अपना मेक श्योर करना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लो, पेटेंट रजिस्टर कर लो, डिज़ाइन रजिस्टर कर लो, कॉपीराइट रजिस्टर कर लो, वरना लोग कॉपी कर लेंगे, आपको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। अगर हमने हमारे ब्रांड नेम रखा इशिका अग्रवाल क्लास आईएसी, मान के चलो हमने अपना ब्रांड रखा एडुमेंशन। अब अगर हम इसको रजिस्टर नहीं कराएँगे, इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराएँगे, तो कोई और ये नाम कॉपी कर लेगा, कोई और ये नाम कॉपी कर लेगा। तो आपको अपना आईपीआर रजिस्ट्रेशन तो कराना है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। हम पढ़ रहे हैं कि स्टार्टअप बनाते टाइम किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, आपको अपना कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, डिज़ाइन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए ताकि कोई और आपका कॉपी ना कर ले। अगर कुछ इन्वेंट कर रहे हो तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाओ, नहीं तो कोई और कॉपी कर लेगा। राइट, कोई और कॉपी कर लेगा। उसके बाद
फाउंडर्स इक्विटी, स्प्लिट इन्वेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, आपको फाउंडर्स इक्विटी सही तरीके से बांटनी होगी। जैसे मैंने होमवर्क दिया था आपको, शार्क टैंक के एपिसोड्स देखा आपने? मैंने होमवर्क दिया था आपको, शार्क टैंक के एपिसोड्स देखा आपने? बताओ ना। बताओ, बताओ ना। यस मैम, दिव्या ने हेयर केयर वाला देखा। अच्छा, और कौन-कौन सा देखा? यस। सिपलाइन नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाला देखा, चीज़ केक, हाँ, चीज़ केक मैं खाई, पता है? शार्क टैंक देखने के बाद मैंने तुरंत चीज़ केक से ऑर्डर किया। उस टाइम पे मैं बैंगलोर में थी और बैंगलोर में था चीज़ केक एंड कंपनी का ब्रांच। इनफैक्ट उनका मेन वहीं पर है। नहीं, नहीं, बे मेन उनका दिल्ली में है। फिर मैंने चीज़ केक ऑर्डर किया था चीज़ केक एंड कंपनी का। बहुत अच्छा चीज़ था उनका। बट उससे भी और अच्छे-अच्छे चीज़ होते हैं, बट अच्छा था उनका चीज़ केक। यस। अब सॉरी, अब यहाँ पर आ जाओ। फाउंडर्स इक्विटी स्प्लिट एंड इन्वेस्टमेंट नोएडा में है। ओके, यस। हाँ, फाउंडर्स इक्विटी स्प्लिट एंड इन्वेस्टिंग, अब जल्दी से आ जाओ, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये ना, मान के चलो कि दो फाउंडर्स हैं, जैसे मान के चलो कि दिव्या और कशिश ने मिलके एक मस्त मेकअप मेकअप ब्रांड का स्टार्टअप बनाया, ठीक है? और उनका उनका ब्रांड का नाम है केडी केडी मेकअप केडी मेकअप। दोनों ने मिलके एक नया ब्रांड बनाया, ठीक है? अब दोनों ने मिलके स्टार्टअप किया, तो दोनों फाउंडर हैं। दो फाउंडर है, को फाउंडर है। कौन कौन को फाउंडर्स हैं? कौन कौन को फाउंडर्स हैं? दिव्या एंड कशिश, ठीक है? दिव्या एंड कशिश आर द को फाउंडर्स। दोनों ने ज्वाइंटली मिलकर के ये कंपनी बनाया, दोनों को फाउंडर्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी दोनों ने ज्वाइंटली मिलकर बनाई, तो कंपनी का कितना इक्विटी किसको मिलेगा? इसको बोलते हैं अपन फाउंडर्स इक्विटी, कि हम कितना कितना स्प्लिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, कशिश और भी काम करती है तो वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाती है, दिव्या ज्यादा टाइम देती है, और इस स्टार्टअप में दिव्या का ज्यादा एफर्ट लगा है, ज्यादा दिमाग लगा है, ज्यादा टाइम लगा है, कशिश ने बहुत कम टाइम दिया है। तो उस हिसाब से क्या दोनों को 50-50% इक्विटी मिलना चाहिए क्या? क्या दोनों को 50-50? नहीं। फाउंडर्स इक्विटी कैसा होना चाहिए? उनके टाइम एफर्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए, कि अगर ज्यादा मेहनत दिव्या ने की है तो उसको ज्यादा इक्विटी मिलना चाहिए। मान के चलो 70-30, 70% इक्विटी दिव्या के पास और 30% इक्विटी किसके पास? कशिश के पास। 30% इक्विटी कशिश के पास। तो यहां पर आपको बोल दिया है कि फाउंडर्स के बीच में जो आप इक्विटी बांटोगे ना, वो आपको इक्वली नहीं बांटनी है। वो आपको थोड़ा दिमाग लगा करके, सोच करके, जिस फाउंडर ने जितना टाइम एफर्ट कैपिटल दिया है उस हिसाब से आपको इक्विटी बांटनी है। जैसे आप शार्क टैंक में देखे होंगे, शार्क्स लोग पूछते हैं कि आपका कोई को फाउंडर है क्या, आप लोग की इक्विटी कितनी है, आपके को फाउंडर की कितनी इक्विटी है, और बोलते हैं कि आप को फाउंडर बनाओ, इक्विटी बांटो उनके बीच में, एक को फाउंडर बनाओ, उसको इक्विटी दो। कई लोग आते हैं, बोलते हैं कि हाँ मेरे को फाउंडर्स हैं, उनकी 20% इक्विटी है, मेरी 80% इक्विटी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जो को फाउंडर्स होते हैं ना, फाउंडर्स के बीच में जो इक्विटी बांटी जाती है ना, वो इक्वल नहीं बांटनी चाहिए। वो आप कौन फाउंडर कितना टाइम दे रहा है, कितना एफर्ट दे रहा है, कितना कैपिटल दे रहा है, उस बेसिस पे बांटना चाहिए। इसको बोलते हैं स्प्लिट। कैसे करना है इसको बोलते हैं स्प्लिट। स्प्लिट मतलब बांटना। स्प्लिट स्प्लिट मतलब बांटना। तो फाउंडर्स इक्विटी कैसे स्प्लिट होनी चाहिए? फाउंडर्स इक्विटी शुड बी स्प्लिट अमंग फाउंडर्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रोल प्लेड बाय ईच फाउंडर। उनके वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम उनका इक्विटी बांटेंगे, और कितना टाइम वो दे रहे हैं, कितना एफर्ट वो दे रहे हैं, कितना कैपिटल वो दे रहे हैं। तो उनके टाइम एफर्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उनके रोल प्लेड के बेसिस पे हम इक्विटी बांटेंगे फाउंडर्स के बीच में। तो स्प्लिटिंग फाउंडर्स इक्विटी बाय डिफॉल्ट equally through without any discussion leads to tension and unhappiness.
यहाँ पर आपको वही बेसिक बात बोली गई है कि अगर आप फाउंडर्स की इक्विटी को बिना सोचे समझे इक्वली बांट दोगे तो उससे टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए आपको स्प्लिट कैसे करना चाहिए? स्प्लिट करना चाहिए आपको ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल प्लेड, देयर टाइम, एफर्ट्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और उनके ना वेस्ट कैसे करना चाहिए? वेस्ट मतलब देना कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ वेस्टिंग स्केड्यूल। हमेशा ना आपको फाउंडर्स को ना इक्विटी वेस्टिंग स्केड्यूल के अकॉर्डिंग देना चाहिए, विच शुड बी टिपिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर्स। अब वेस्टिंग स्केड्यूल का क्या मतलब है? थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से सुनना। वेस्टिंग स्केड्यूल का क्या मतलब होता है? मान के चलो कि 4 पार्टनर्स, 4 फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, ए, बी, सी और डी। 4 को फाउंडर्स है, ठीक है? ए, बी, सी एंड डी, ये चारों को फाउंडर्स हैं। अब हुआ क्या? चारों को अपन ना 25% इक्विटी बांट रहे हैं। लेट्स से चारों ने इक्वल एफर्ट्स दिए, इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो अपन इनको 25% ईच कंपनी की इक्विटी दे रहे हैं। चारों के पास कंपनी की 1/4 इक्विटी है, यानी कि 25% इक्विटी है। तो ये तो हो गया स्प्लिट। स्प्लिट यानी बांट दिया अपन ने। अब वेस्टिंग, वेस्टिंग का क्या मतलब है कि आप एक बार में मत दो पूरी इक्विटी, एक बार में मत दो, तोड़ तोड़ के दो, तोड़ तोड़ के दो ओवर अ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल 4 साल में, 5 साल में तोड़ तोड़ के दो। तो हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेगी कि हम ना ये पूरा 25% इक्विटी एक बार में नहीं देंगे आपको, हम आपको 5-5% करके अगले 5 सालों में देंगे। मतलब यहां पर आपको क्या बोला जा रहा है कि आपकी पूरी 25% इक्विटी एक बार में नहीं मिल रही है आपको, हम धीरे धीरे करके वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक वेस्टिंग पीरियड होगा और उस पीरियड में हम धीरे धीरे करके आपको इक्विटी देंगे, 5-5% करके, 5-5% करके। तो यहाँ है सबका 25%, लेकिन हम पूरा 25% एक साथ नहीं दे रहे हैं। हम पूरा 25% एक साथ नहीं दे रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आपको 5 साल तक वेट करना होगा, 5, ताकि ये पता है क्यों होता है? ताकि आप 5 साल तक कंपनी को छोड़ के ना जाओ, ताकि आप 5 साल तक कंपनी को छोड़ के ना जाओ। अब यहाँ आपको बोल रहा है आपको फर्स्ट ईयर में सबको 5-5% मिलेगा, फिर सेकेंड ईयर में सबको 5-5% मिलेगा, फिर थर्ड ईयर में सबको 5-5% मिलेगा, फिर फोर्थ ईयर में सबको 5-5% मिलेगा, फिर फिफ्थ ईयर में सबको 5-5% मिलेगा। तो हम आपको टोटल 25% देंगे, लेकिन 5 टुकड़ों में, 5 टुकड़ों में 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके देंगे। इसको बोलते हैं वेस्टिंग स्केड्यूल। वेस्टिंग स्केड्यूल, इससे 2 फायदे होते हैं। पहला ये फायदा होता है कि वो इक्विटी के लालच में 5 साल तक कंपनी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, 5 साल तक वो टिका रहेगा कंपनी के पास। दूसरा फायदा ये होगा कि अगर मान के चलो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मिस्टर ए ना 2 साल के बाद कंपनी को छोड़ के चल जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2 साल के बाद मिस्टर ए को 10% इक्विटी मिल गई। 2 साल के बाद अगर वो कंपनी को छोड़ करके चल जाते हैं, तो ये जो बचा कुचा 15% है, ये परचेस करने का राइट बाकी तीनों फाउंडर्स को मिल जाएगा, किसी बाहर वालों को नहीं मिलेगा। ये बचा कुचा 15% परचेस करने का राइट ये बाकी तीनों फाउंडर्स को मिल जाएगा। तो ये इसकी 15% इन तीनों को मिल जाएगी एडिशनल, 5%, 5%, 5%। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये फायदा होता है वेस्टिंग स्केड्यूल का। तो हमेशा फाउंडर्स की इक्विटी ना स्प्लिट और वेस्ट होनी चाहिए। स्प्लिट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट्स एंड टाइम गिवन, एंड वेस्ट होनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ 3 और 4 और 5 ईयर्स। आर वी क्लियर विद दिस? तो यहाँ पर वही वाली बात लिखी हुई है, स्प्लिट वाला मैं आपको बता दी हूँ। अब यहाँ पर देखो वेस्ट का क्या मतलब है। वेस्टिंग यहाँ पर बोला है कि फाउंडर शेयर्स शुड ऑलवेज बी सब्जेक्ट टू वेस्टिंग स्केड्यूल। फाउंडर शेयर शुड बी सब्जेक्ट टू वेस्टिंग स्केड्यूल ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 ईयर्स। और यहाँ पर क्या लिखा है? व्हेन वेस्टिंग इज इम्पोज ऑन द फाउंडर्स इक्विटी, जब अपन वेस्टिंग देते हैं तो अनवेस्टेड शेयर्स, अनवेस्टेड शेयर्स यानी जो अभी तक आपको वेस्ट नहीं हुए हैं और अगर आप उससे पहले ही छोड़ के चल जाते हैं, तो अगर कोई अनवेस्टेड शेयर्स होते हैं तो इट बिकम सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रीपर्चेज। अगर कुछ अनवेस्टेड शेयर्स होते हैं और आप उससे पहले छोड़ के चल जाते हैं, तो आपके वो अनवेस्टेड शेयर्स रीपर्चेज का राइट बाकी फाउंडर्स को मिल जाता है। तो इट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रीपर्चेज इफ वन ऑफ द फाउंडर इज टर्मिनेटेड और वॉलंटरी लीव्स द स्टार्टअप। अगर कोई फाउंडर स्टार्टअप छोड़ के चल जाता है, तो उसके जो अनवेस्टेड शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली बाकी फाउंडर्स को रीपर्चेस करने का राइट मिल जाता है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर फ्यूचर विजिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाउंडर्स इक्विटी स्प्लिट एंड वेस्टिंग, आई होप आपको समझ में आ गया है।
कि हमें फाउंडर्स इक्विटी प्रॉपर बाँटनी चाहिए। आप शार्क टैंक देखो, आपको समझ में आएगा ये। आपको फाउंडर्स इक्विटी उनके टाइम, एफर्ट्स के हिसाब से बाँटनी चाहिए और वो वेस्टिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद फाउंडर्स एग्रीमेंट। फाउंडर्स के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए कि किस फाउंडर की क्या रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके कितने राइट्स है, किसकी कितनी ड्यूटी है, किसकी कितनी इक्विटी है, ताकि फ्यूचर में कुछ झगड़ा ना हो। क्योंकि कई बार ना फाउंडर्स आपस में झगड़ पड़ते हैं। जैसे-जैसे बिज़नेस ग्रो होता है ना, तो फाउंडर्स आपस में झगड़ पड़ते हैं। तो फाउंडर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें उनकी क्लियर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होनी चाहिए। उसको अपन बोलते हैं फाउंडर्स एग्रीमेंट। तो फाउंडर्स एग्रीमेंट बहुत वैल्यूएबल टूल है, जो कि फाउंडर्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है फाउंडर्स के बीच में और फाउंडर्स के आपस की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। आपके कंपनी में जितने एम्प्लॉय हैं, सबके साथ आपको एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में एंटर करना है, जिसमें आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी, जॉब प्रोफाइल, वर्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बताएँगे और आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में 3 क्लॉज़ ज़रूर होने चाहिए। एक है नॉन कम्पीट क्लॉज़, एक है नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज़ और एक है असाइनमेंट ऑफ आईपी क्लॉज़। आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 3 क्लॉज़ होने चाहिए। पहला, नॉन कम्पीट क्लॉज़ कि अगर आप फ्यूचर में हमारी कंपनी छोड़ के जाते हो, तो कम से कम इतने सालों तक हमारा सेम बिज़नेस नहीं करोगे। यहाँ पर आपको ये स्टॉप करता है टू एम्प्लॉइज़ फ्रॉम सेटिंग अप सिमिलर एंटिटीज़। ये आपका नॉन कम्पीट क्लॉज़ कि आप अगर हमारी कंपनी छोड़ के जाओगे, तो सेम बिज़नेस आप चालू नहीं कर सकते। फिर होता है नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज़ कि अगर हमारी कंपनी आप छोड़ के जाते हो, हमारी कंपनी की जॉब आप छोड़ के जाते हो, तो हमारे कस्टमर्स को नहीं हड़पोगे। हमारे कस्टमर्स और हमारे एम्प्लॉइज़ को नहीं ले जाओगे, उसको बोलते हैं सॉलिसिट करना। तो अप्रोचिंग अदर एम्प्लॉइज़ और क्लाइंट्स और कस्टमर, तो आप ये नहीं कर सकते, नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज़ डालना होगा। और अगर आप हमारी कंपनी का कोई ट्रेडमार्क बनाते हैं, पेटेंट बनाते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो उसमें आपका कोई अधिकार नहीं होगा, सिर्फ़ कंपनी का अधिकार होगा। तो हमें ये क्लॉज़ डालना होता है, हमें वी हैव टू प्रिवेंट एम्प्लॉइज़ फ्रॉम क्लेमिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर एम्प्लॉइज़ कंपनी के लिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाते भी हैं, राइट? सो वी हैव टू प्रिवेंट एम्प्लॉइज़ फ्रॉम क्लेमिंग दैट। वी हैव टू प्रिवेंट आवर एम्प्लॉइज़ फ्रॉम क्लेमिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। येस, तो ये सारे क्लॉज़ेज़ हमें एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में डालने होते हैं। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में वी हैव टू पुट नॉन कंपीटेंट क्लॉज़, नॉन सॉलिसिटेशन क्लॉज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लॉज़ और हमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होता है अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, जिसमें हम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल लिखते हैं, उनको कितनी सैलरी कॉम्पेंसेशन देंगे वो लिखते हैं, वो सारी चीज़ें। तो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना ही है करना है। नेक्स्ट, आप अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट करने के लिए उनको ईसॉप भी दे सकते हैं। ईसॉप क्या होता है? कंपनीज़ एक्ट में अपन ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ईसॉप होता है और जहाँ आप अपने एम्प्लॉइज़ को ऑप्शंस देते हैं टू purchase the shares of the company, right? So you give option to buy them shares at the discounted price. आप अपने एम्प्लॉयज को ई शॉप भी इशू कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एग्रीमेंट, अगर कंपनी किसी थर्ड पार्टी से डील कर रही है, तो अगर मान के चलो कंपनी के बिहाफ में कंपनी का ट्रेडमार्क कोई थर्ड पार्टी बना रहा है, यस, तो हमें नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट करना होता है थर्ड पार्टी के साथ कि आप हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी और को डिस्क्लोज नहीं करोगे। अगर कंपनी किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट करती है, तो हमें उनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में एंटर करना होता है कि हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप कहीं भी बाहर डिस्क्लोज नहीं करोगे। और अगर कोई थर्ड पार्टी हमारे लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाती है, तो हमें उनके साथ एग्रीमेंट करना होगा जिसमें हम क्लियरली बताएँगे कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंपनी को बिलॉन्ग करता है, थर्ड पार्टी का कोई अधिकार नहीं है। थर्ड पार्टी के पास उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कोई क्लेम नहीं होगा। तो यू हैव टू क्लियरली स्टेट all the rights to the intellectual property we shall vest with the startup and third party will have no claim over the intellectual property rights। ये आपको क्लियरली थर्ड पार्टी एग्रीमेंट में बताना होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा वाइल डूइंग अ स्टार्टअप। किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर चूज करना होगा, आपको सारे लाइसेंस वगैरह जो जो रिक्वायर्ड है वो लेने होंगे। यस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन लेना होगा, फाउंडर्स इक्विटी प्रॉपरली स्प्लिट और वेस्ट करना है, फाउंडर्स अग्रीमेंट में एंटर करना होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में एंटर करना होगा, ईसॉप देना होगा एम्प्लॉयज को, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट्स में एंटर करना होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। अब देखो, मैं आपको बता रही हूँ, स्टार्टअप्स के पास फंडिंग ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। आप सीड फंडिंग ले सकते हैं, सीरीज फंडिंग ले सकते हैं, वीसीज के पास जा सकते हैं, क्राउड फंडिंग ले सकते हैं, डेट ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक एफआई से। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप पैसा कैसे रेज करोगे।
तो वो जो स्ट्रक्चर होगा ना, कहाँ से कितना पैसा रेज़ करना है, वो आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके वो स्ट्रक्चर सही तरीके से चूज़ करना है कि कितना कैपिटल किससे रेज़ करें। पीसी से रेज़ करें कि एंजल इन्वेस्टर से रेज़ करें कि हम क्राउड फंडिंग से रेज़ करें, कहाँ से पैसे रेज़ करें। तो वो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए और वो डिसाइड करने के लिए आपको प्रॉपर मीटिंग्स करनी होंगी और लीगल एडवाइस लेनी होगी, नेगोशिएट करना होगा, तो जाके आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर प्रॉपर बनाना चाहिए। सो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि you have to make proper structure as to how you will raise capital for working capital and growth. आपको वर्किंग कैपिटल के लिए और ग्रोथ के लिए पैसे लगेगा, कैपिटल रेज करना होगा। सवाल ये उठता है कहाँ से फंडिंग आप रेज करोगे, वो स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर्ली बनाना होगा। इंडिया में एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। एचएनआईज एंजल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में करते हैं टू सिक यू सो इन ऑर्डर टू इन इट इज इम्परेटिव फॉर स्टार्टअप टू सिक लीगल एडवाइस वाइल नेगोशिएटिंग डील टर्म्स। डील करने से पहले कि किसको कितनी इक्विटी देनी है, किससे कितनी फंडिंग ले, जैसे शार्क टैंक में वो लोग आते हैं डील करते हैं ना, शार्क से डील करते हैं ना कि चलो ठीक है आप मुझे 1 करोड़ रुपए दो, बदले में मैं आपको अपनी कंपनी की 2% ओनरशिप दूंगा। तो वो जो डील करते हैं वो डील टर्म्स नेगोशिएट करने से पहले आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए कि ये सही है कि नहीं। आपको अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कराना चाहिए, वैल्यूएशन मतलब आपकी कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है, अकॉर्डिंगली आपको डील करना चाहिए। सो अ प्रोसेस एज अ प्रोसेस एन इंटेंशन डॉक्यूमेंट डीलिंग विद द स्ट्रक्चर कॉल्ड शीट, टर्म शीट। और जब आप फंडिंग लेने जाते हो ना, तो आप जो एक डॉक्यूमेंट बनाते हो ना, उसको बोलते हैं टर्म शीट। टर्म शीट में आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं कि आप कितना फंडिंग चाह रहे हो, कितना इक्विटी देने के लिए तैयार हो, वो होती है टर्म शीट। आप एक टर्म शीट बनाते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर करनी है। लास्टली कंप्लायंस मैनेजमेंट। माय डियर, कंपनी तो बना लिया, स्टार्टअप तो कर लिया, कंप्लायंस नहीं करोगे तो चल जाएगा, नहीं तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो हाल हुआ है वही आपका भी हो जाएगा। यस, पेटीएम पेमेंट बैंक तो बना लिया, हर घर पे पेटीएम लगा भी दिया, शॉप शॉप पे पेटीएम लगा भी दिया, लेकिन कंप्लायंस ही नहीं किया, केवाईसी नहीं किया। कितने सारे कस्टमर पेटीएम के बिना केवाईसी के थे, बिना एक पैन में कितने सारे हजारों अकाउंट्स रजिस्टर्ड थे। कितना नॉन कंप्लायंस किया पेटीएम ने, कितना नॉन कंप्लायंस किया, क्या हुआ? आरओसी ने पेटीएम पेमेंट बैंक बंद कर दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है भाई। बना लिए तो क्या हुआ? बहुत सारे लॉज होते हैं, लीगल लॉज होते हैं, सेक्रेटेरियल लॉज होते हैं, अकाउंटिंग लॉ होते हैं, टैक्सेशन लॉज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉज होते हैं, जिनका आपको कंप्लायंस करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने स्टार्टअप बनाया है तो साथ ही साथ आपको कंप्लायंस में भी ध्यान रखना है। जितने आपके लॉज एप्लीकेबल है, सारे लॉज का आपको, मल्टीपल लॉज जो भी एप्लीकेबल है, सब लॉ का आपको कंप्लायंस करना होगा। उसके लिए आपको कंपनी सेक्रेटरीज, लॉयर्स को हायर करना होगा और कंप्लायंस करना होगा। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है बिफोर डूइंग अ स्टार्टअप। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अ स्टार्टअप। जब भी आप स्टार्टअप करते हैं तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं? यस, यस, क्लियर, सी एवरीवन, ओके। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर स्टार्टअप, और ये भी हमारा हो गया है कि स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन स्टेप्स क्या होते हैं। अब देखो ये एक छोटा-सा टॉपिक है कि कंपनीज़ एक्ट में स्टार्टअप को क्या-क्या एग्ज़म्पशन मिल चुका है, ये मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी। क्यों? क्योंकि ये अपन कंपनीज़ एक्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। कंपनीज़ एक्ट में कंपनी लॉ वाले सब्जेक्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ, ये हम लोग ऑलरेडी कंपनीज़ एक्ट में पढ़ चुके हैं कि स्टार्टअप को कंपनीज़ एक्ट में क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं। नॉर्मली हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो इंक्लूड करना होता है, बट स्टार्टअप कंपनी एग्जेम्प्ट है, कैश फ्लो नहीं बनाने की जरूरत है। नॉर्मली हर कंपनी के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स में लिमिट होता है कि 25% ज्यादा स्वेट इक्विटी नहीं इशू कर सकते, लेकिन स्टार्टअप के लिए एग्जामेशन है कि स्टार्टअप 50% तक स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है। नॉर्मली कोई भी कंपनी अपने प्रमोटर्स को या ऐसे डायरेक्टर्स जिनके पास 10% ज्यादा शेयर्स है उनको ईसॉप इशू नहीं कर सकती, लेकिन स्टार्टअप कंपनी एग्जाम्प्ट है। स्टार्टअप कंपनी अपने प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स को भी ईसॉप इशू कर सकती है। नॉर्मली
कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन अगर स्टार्टअप कंपनी 25 लाख का डेट रेस करती है बाय इशूइंग कन्वर्टेबल नोट, तो उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ये अपन ने डिपॉजिट चैप्टर में कंपनी लॉ में डिपॉजिट की डेफिनेशन में किया था। उसके बाद नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज के लिए 100% की लिमिट होती है कि 100% ऑफ पेड अप फ्री डेज ऑफ एसपीएस से ज्यादा आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्टअप कंपनी के लिए 10 साल के लिए वो एग्जाम्पशन हो जाएगी। आप कितना भी डिपॉजिट ले सकते हो, वो लिमिट अप्लाई नहीं होगी। और ये उसके बाद अपन ने पढ़ा था नॉर्मल कंपनी के एनुअल रिटर्न में एक डायरेक्टर और एक सीएस का साइन होना चाहिए, बट स्टार्टअप को एग्जाम्पशन मिला है कि स्टार्टअप के एनुअल रिटर्न में अगर सिर्फ एक सीएस का साइन होगा तो भी चलेगा, सीएस नहीं है तो सिर्फ एक डायरेक्टर का साइन होगा तो भी चलेगा। नॉर्मल कंपनी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है, बट अगर स्टार्टअप साल में 2 बोर्ड मीटिंग करेगी तो भी चलेगा, ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में एक, बट मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। नॉर्मल कंपनी के लिए जितनी पेनाल्टी होती है, स्टार्टअप को जस्ट आधी पेनाल्टी देनी होती है, जस्ट हाफ पेनाल्टी। जो नॉर्मल कंपनी की पेनाल्टीज होती है अलग अलग सेक्शन में, स्टार्टअप के लिए वो आधी हो जाती है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख फॉर कंपनी एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख फॉर ऑफिसर एंड डिफॉल्ट। तो ये मैं पढ़ाया नहीं है, मैंने रिवाइज करवाया है, मैंने बस रीड कराया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आप कंपनी लॉ में पढ़ चुके हो, कंपनी लॉ में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। तो कंपनीज एक्ट में अलग अलग जगह अपन पढ़ चुके हैं, अलग अलग सेक्शन में, सेक्शन 54, सेक्शन 240, सेक्शन 62, अलग अलग सेक्शन में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंपनीज को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। लाइफ साइकिल अपन कल पढ़ेंगे। और उसके ऊपर आ जाओ, छोटा सा टॉपिक पेज नंबर 86 में आ जाओ, पेज नंबर 86 में आ जाओ, एग्जाम्शन फॉर स्टार्टअप्स। एग्जाम्शन फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप को क्या क्या एग्जाम्शन मिला है, और ये टॉपिक शेम टू शेम है, शेम टू शेम। तो ये भी मैं नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं एक बार रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करो कल जो अपन ये वाला टॉपिक पढ़े थे ना, कौन सा, कल जो अपन ये वाला टॉपिक पढ़े थे ना पेज नंबर 79 में, आईसीएसआई स्टडी मटेरियल के पेज 79 में, कल जो अपन ये वाला टॉपिक पढ़े थे फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव, इसके अंदर अपन ने बहुत सारे बेनिफिट पढ़े थे कि गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट देती है स्टार्टअप को। फंड सपोर्ट देती है, रिलैक्स नॉर्म्स फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, यस, टैक्स बेनिफिट 3 साल के लिए टैक्स हॉलीडे, कैपिटल गेन नहीं लगेगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर लॉज एंड एनवायरमेंटल लॉ, पेटेंट फास्ट ट्रैक पेटेंट रजिस्ट्रेशन, 80% रिबेट, यस, इनक्यूबेटर्स बनाया गवर्नमेंट ने, स्टार्टअप सेंटर बनाया, रिसर्च पार्क बनाया। तो ये सब जो अपन ने बेनिफिट पढ़ा ना, सेम टू सेम है, उसी चीज को दोबारा फिर से दे दिया, तो इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम ही है। यहाँ पर देखो पेज नंबर 86 में आ जाओ, स्टार्टअप को क्या क्या एग्जाम्शन मिला है। सिंपल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। आप वेबसाइट में जाएंगे, मोबाइल या तो वेबसाइट में जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, हो गया। हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट क्या क्या मिला है स्टार्टअप को, बहुत सिंपल प्रोसेस है रजिस्टर करने का। जैसा कि आप देखें ये स्टार्टअप की वेबसाइट है, और देखो कल अपन ने देखा था कि 1,20,500 कुछ स्टार्टअप थे, आज कितने हो गए, 1,20,670 स्टार्टअप हो गए। मोर देन 100 स्टार्टअप एक दिन में रजिस्टर हो गए। सोचो 3 दिन से अपन देख रहे हैं ये वेबसाइट, तीनों दिन 100 प्लस बढ़ते जा रहे हैं स्टार्टअप, 100 प्लस स्टार्टअप डेली रजिस्टर हो रहे हैं। आप सोचो जरा, विचार करिएगा, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे देश के लिए स्टार्टअप। विचार करिएगा, हर दिन 100 से ऊपर स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्टार्टअप रजिस्टर करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, तभी तो डेली कर रहे हैं। आप खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं, पता है, अपने स्टार्टअप को, तो वेबसाइट में जाके रिडक्शन इन कॉस्ट, 80% डिस्काउंट मिलता है पेटेंट की फीस में, आपको सिर्फ 20% फीस देनी पड़ती है। इजी एक्सेस टू फंड, कल अपन पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट ने फंड ऑफ फंड्स बनाया है 10,000 करोड़ का स्टार्टअप्स को इजी फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। और इवन गवर्नमेंट ना बैंक्स को गारंटी भी देती है टू प्रोवाइड फंडिंग टू स्टार्टअप। 3 साल का टैक्स हॉलीडे मिलता है अंडर सेक्शन 80 आईएसी, लेकिन उसके लिए आपको इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड के पास रजिस्टर करना होता है। पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, सेम है, रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स की नॉर्मल कंपनी के लिए ना क्राइटेरिया होता है मिनिमम एक्सपीरियंस का और मिनिमम टर्नओवर का, बट स्टार्टअप्स उससे एग्जेम्प्ट होते हैं। स्टार्टअप अगर वो मिनिमम एक्सपीरियंस या मिनिमम टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं भी करते हैं ना, तो भी वो लोग गवर्नमेंट टेंडर में अप्लाई कर सकते हैं, सो दे कैन अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टेंडर। R&D फैसिलिटीज, R&D करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसर्च पार्क बनाया है, ये भी पढ़ चुके हैं कल, सेम है, पूरा सेम है। आपन ने पढ़ा कि 9 लेबर लॉज और 3 एनवायरमेंटल लॉज के अंदर आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, आपको प्रोफेशनल्स के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स, अगर मैं नॉर्मल लोग अपना घर बेच के कैपिटल गेन कमाते हैं, तो अगर आपको कैपिटल गेन का पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दोगे तो मुझे कैपिटल गेन मिल जाए, मुझे कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। तो इन्वेस्टर्स को भी अपन बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर आप अपना पैसा कैपिटल गेन का स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यस, तो दैट इज टैक्स सेविंग फॉर इन्वेस्टर्स।
कि अगर लोग अपना पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, सो दिस विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स इन स्टार्टअप। आपके पास बहुत सारे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के ऑप्शंस होते हैं, आप चूज कर सकते हैं आपको किससे इन्वेस्टमेंट चाहिए। इजी एग्जिट रूट है, नॉर्मल कंपनी को वाइंड अप करने का प्रोसेस बहुत लंबा है, स्टार्टअप को वाइंड अप करने के लिए अपन ने फास्ट ट्रैक प्रोसेस लाया है कि आप 90 डेज में, अगर आपका स्टार्टअप नहीं चला तो 90 डेज में बंद कर सकते हो। तो लोग विलिंग होंगे ना स्टार्टअप बनाने के लिए, रिस्क लेने के लिए लोग विलिंग होंगे कि नहीं चलेगा तो बंद भी तुरंत कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टार्टअप फेस्ट करती है, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे। फेस्ट यानी इवेंट वगैरह करती है जिसमें सारे स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वो अपना नेटवर्किंग कर सकते हैं। सो इट प्रोवाइड्स देम नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। सो ऑल दिस आर द बेनिफिट्स और एग्जाम्पशंस गिवन टू स्टार्टअप जनरली, जो कि रिपीटेड है, कल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो दिस पॉइंट इज रिपीटेड। आज के लिए इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप, जो कि दिया हुआ है पेज नंबर 89 में, पार्ट 4 में आएगी, आज थर्ड लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर में अपन करेंगे एंड कल अपन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फंडिंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर स्टार्टअप। क्या क्या फंडिंग ऑप्शंस रहते हैं स्टार्टअप के पास? इक्विटी, डेट, ग्रांट्स, सीड फंडिंग, सीरीज फंडिंग, क्राउड फंडिंग, कैसे कैसे फंडिंग मिलती है स्टार्टअप को, ये पूरा अपन कल पढ़ेंगे। तो कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। एनी डाउट? ठीक है, नो डाउट। ओके, तो इसी के साथ अपन आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। सी यू ऑल टुमारो। टिल देन कीप लर्निंग, बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो, एंड द मोर यू ग्रो द मोर यू अचीव। टेक केयर, बाय बाय।